हमारे चैनल बुक रिव्यूज एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की गहराई में जाकर उनकी बुद्धिमत्ता को आपके जीवन और सोच को बदलने में मदद के लिए पेश करते हैं। आज हम एक गहन लेकिन कम चर्चा की गई कृति हाउ टू ओन योर ओन माइंड के बारे में बात करेंगे, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपनी सोच को इस तरह से निर्देशित करने की शक्ति है जो लगातार सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाए। रोमांचक है ना? यही नेपोलियन हिल हमें सिखाने का वादा करते हैं। यह किताब केवल सोचने तक सीमित नहीं है, ये आपके विचारों को रणनीतिक रूप से संगठित और नियंत्रित करने के बारे में है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस ऑडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप केवल दार्शनिक आधारों को ही नहीं समझेंगे, बल्कि उन कार्यात्मक रणनीतियों को भी जानेंगे जो हिल व्यक्तिगत और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रदान करते हैं। चाहे आप हिल की शिक्षाओं के नए अनुयायी हों या उनके पुराने प्रशंसक, इस सारांश से मिलने वाली जानकारियां आपके लक्ष्य को पाने के तरीके को गहराई से बदल सकती हैं। क्या वाक्यांश जैसे आपका दिमाग किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है और सकारात्मक सोचें आपको परेशान करते हैं, जबकि इनमें तर्क है। आप सच में कितने सकारात्मक सोचते हैं? आप अपने दिमाग का उपयोग कठिनाइयों को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने साथ ईमानदार हैं, तो आप पहचानेंगे कि कभी कभी आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। कई लोग बेहतर मानसिकता के साथ जीने की इच्छा रखते हैं, फिर भी यह मायावी बनी रहती है, जो डर और असफलता के चक्र की ओर ले जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह सारांश आपको मानसिक परिवर्तन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। आप विचारशील कार्रवाई के महत्वपूर्ण महत्व को सीखेंगे, अपने दिमाग को अवसरों को जब्त करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सच्चे उद्देश्य और इसे प्राप्त करने के मार्ग को खोजेंगे। तो क्या आप अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन वह चीज नहीं है जिसके बारे में लोग अपनी रोजमर्रा की बातचीत में बात करते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह शब्द कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त है, लेकिन परोपकारी और उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के लिए क्रिएटिव विजन ऐसी चीज है जिसे हर किसी को मास्टर करना चाहिए। एनडी के अनुसार क्रिएटिव विजन का मतलब है अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता। क्रिएटिव विजन का एक महत्वपूर्ण तत्व कल्पना, इमेजिनेशन है। एंड्रयू यह भी बताते हैं कि कल्पना दो रूपों में आती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर एक नया विचार बनाना। हालांकि आज के समय में कुछ भी पूरी तरह से मौलिक और ऑथेंटिक नहीं है। लगभग हर किसी के पास कोई ना कोई विचार होता है। इसलिए सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने विचारों को पुनः व्यवस्थित करके कुछ नया बनाना। थॉमस एडिसन इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने दो मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग करके इनकंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप अजय बल्ब का आविष्कार किया। ये सिद्धांत ऊर्जा और इलेक्ट्रिक लैंप के थे, जो एडिसन के समय में पहले से मौजूद थे। हालांकि उस समय के इलेक्ट्रिक लैंप ज्यादा समय तक नहीं चलते थे। लाइट इसलिए जलती थी क्योंकि इसमें धातु के तार, वायर, इलेक्ट्रिक ऊर्जा से जुड़े होते थे, जो सफेद रोशनी उत्पन्न करते थे। लेकिन बिजली जल्दी ही उस धातु को जला देती थी। एडिसन ने कोयले, चारकोल का उपयोग करने के बारे में सोचा, जो बिजली के साथ घंटों तक जल सकता था। यह एक मौलिक विचार था जो पुराने विचारों को मिलाकर बनाया गया था, और एडिसन ने इसे कई वर्षों तक उपयोग किया। क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नया विचार उत्पन्न करता है। जिन कलाकारों और लेखकों को आप पसंद करते हैं, वे अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि ये विचार और दृष्टिकोण कहां से आते हैं, लेकिन ये आते हैं। फिर एडिसन पर वापस आते हैं। उनके पास लैंप में कोयला इस्तेमाल करने का शानदार विचार कहां से आया? कई इंटरव्यूज में एडिसन ने कहा कि उनके पास बस एक विचार आया और उन्होंने उस पर कार्रवाई की। यही बात उन कलाकारों पर लागू होती है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। अक्सर उन्हें नहीं पता होता कि उनके गाने, धुन या कहानियों के प्लॉट कहां से आते हैं। यही है क्रिएटिव इमेजिनेशन की खासियत। क्रिएटिव विजन को कैसे विकसित करें? क्रिएटिव विजन के लिए आपकी कल्पना की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन को विकसित करना शुरू करना चाहिए। कल्पना को विकसित करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस प्रिंसिपल, स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत।
इसका मतलब है कि अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना। वित्तीय लाभ का विचार कल्पना को प्रेरित कर सकता है, भले ही यह मामूली लगे। पैसा जीवन को कुछ हद तक आसान बनाता है और अपनी प्रसिद्धि लेकर आता है। 2. मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड सिद्धांत। यह तब होता है जब एक समूह किसी उत्पाद को बेहतर बनाने या एक अच्छा बिजनेस आइडिया खोजने के लिए मिलकर काम करता है। यह कल्पना का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक ही उद्देश्य होता है। 3. गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल, अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत। मान लीजिए कोई महिला वह काम करती है जो उसे पसंद है, जैसे अन्ना, जिसे जानवरों को बचाना पसंद है। अन्ना को जानवर इतने पसंद हैं कि वह उनके साथ समय बिताने के और तरीके खोजती है। अन्ना का यह जुनून, पैशन, उसकी सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन को प्रेरित करता है। 4. अप्लाइड फेथ प्रिंसिपल, आवश्यक विश्वास का सिद्धांत। जब आप अपने विश्वास को कार्रवाई में बदलते हैं तो यह आपकी कल्पना को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी क्रिएटिव विजन और कल्पना को प्रभावशाली रूप से विकसित कर सकते हैं। विश्वास और कल्पना, जो कुछ भी आप मानते हैं, आपका विश्वास कल्पना का एक महान स्रोत हो सकता है। इतिहास प्रसिद्ध लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण वह हासिल किया जो वे चाहते थे। 5वां सिद्धांत है व्यवस्थित व्यक्तिगत प्रयास का सिद्धांत। यह एक सीधा तरीका है कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कुछ बनाने के लिए, जैसे थॉमस एडिसन का इनकंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार। व्यवस्थित सोच। क्या आपने कभी अपनी सोच के बारे में सोचा है? क्या आपने यह देखा है कि आप कैसे सोचते हैं? ज्यादातर लोगों की तरह शायद आपने नहीं देखा। अगर आप वह हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जानें कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करना चाहिए। यह 2 तरीकों से किया जा सकता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव तर्क के माध्यम से। इंडक्टिव तर्क तब होता है जब आपकी सोच अज्ञात तथ्यों को स्वीकार करने पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, जब आकाश में बादल होते हैं और अंधेरा लगता है तो आप बाहर जाते समय छाता ले लेते हैं। यह इंडक्टिव तर्क है। डिडक्टिव तर्क का मतलब है कि आपकी सोच झांक तथ्यों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, पीटर को बैचलर कहा जाता है क्योंकि वह अविवाहित है। यह तर्क राय को सहन नहीं करता। राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि राय पक्षपाती होती हैं और अक्सर जानकारी या ज्ञान का अभाव होता है। इसलिए अपनी सोच को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आपको दूसरों की राय नहीं सुननी चाहिए। यह अक्सर मुश्किल होता है कि तथ्य और राय के बीच अंतर कैसे किया जाए। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें इस किताब के लेखक नेपोलियन लोगों को राय के बारे में बताना चाहते हैं। राय और तथ्य। राय पर केवल तब भरोसा किया जा सकता है जब वह तथ्यों पर आधारित हो। रेनी उन लोगों में से हैं जो हमेशा हर बात पर राय रखते हैं। हर बातचीत में वह सुनिश्चित करती हैं कि वह अपनी सोच व्यक्त करें। हमेशा यह सुनिश्चित करती हैं कि वे तथ्यों पर आधारित हों। राय को मुफ्त सलाह माना जाता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों या समस्याओं में हमें अपने दोस्तों और परिवार की बातों को सुनना चाहिए। जब डायना को जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो वह हमेशा अपने साथी, अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने माता पिता की सलाह लेती है। हालांकि वह सुनिश्चित करती हैं कि वह उनकी सलाह की जांच करें, न कि उसे अंधेरे में स्वीकार करें। हमें अपने सूचना स्रोतों की समय समय पर पुनः जांच करनी चाहिए। यह आपके दिमाग को सतर्क और तेज रखता है। ब्रैंडन को विश्व समाचारों के बारे में जानने का शौक है। वह हमेशा रोज का समाचार पढ़ने की कोशिश करता है। विभिन्न मीडिया स्रोत उसे आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि ब्रैंडन हर चीज को अंधेरे में नहीं मानता। इसके बजाय वह शोध करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जिस मीडिया स्रोत या रिपोर्ट को वह पढ़ रहा है वह प्रामाणिक और प्रसिद्ध हो। इसके अलावा ब्रैंडन यह जानता है कि विभिन्न समाचार रिपोर्ट एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रख सकती हैं। इसलिए वह सुनिश्चित करता है कि वह केवल निष्पक्ष रिपोर्टर्स और पत्रकारों को ही पढ़े। वह जिस जानकारी को लेता है उसके बारे में चयनात्मक होने से ब्रैंडन सही तरीके से सोचने में सक्षम होता है। हर चीज पर सवाल करें, अधिक जानकारी इकट्ठा करते रहें जब तक आप यह न मान लें कि कुछ तथ्य पर आधारित है। व्यवस्थित सोच में समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, नियंत्रित आदतें चाहिए। जब तक आप इसे नियंत्रित आदत नहीं बना लेते
तब तक आप व्यवस्थित तरीके से नहीं सोच सकते। आपके दिमाग को नियंत्रित करना। सोचें कि आपका दिमाग एक कैमरे जैसा है जिसमें बहुत सारी जानकारी जमा है। अगर आप नहीं जानते कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो आपका दिमाग सब कुछ कैप्चर करता रहेगा। दूसरे शब्दों में, आपका मस्तिष्क दुनिया भर से बेकार जानकारी जोड़ता रहेगा, जिसमें बेकार प्रचार, गपशप और तुच्छ बातें शामिल हैं। एक नियंत्रित आदत आपकी कैमरा को केंद्रित रखने में मदद करेगी। यह हजारों पेड़ों में से एक दुर्लभ पक्षी पर झूम इन कर सकेगी। यानी आप केवल महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसे अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर सकते हैं। जब बात नियंत्रित आदतों की हो, तो आप कहां से शुरू करेंगे? आप इसे उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। आप इस बारे में शिकायत करते हैं कि आपने कितना वजन बढ़ा लिया है। फिर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने का निर्णय लेते हैं। हालांकि आपका स्वस्थ और फिट होने का इरादा केवल एक इच्छा है। आप अभी भी अस्वस्थ आहार खा रहे हैं। आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने अपने वातावरण में कोई बदलाव नहीं किया है। नियंत्रित आदतों के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको जागरूक होना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी व्यवस्थित सोच को सुधारना चाहते हैं, लेकिन यह केवल पुनरावृत्ति, रेपिटेशन के माध्यम से ही संभव है। अब आप हर चीज पर आसानी से विश्वास नहीं करते। आप उन चीजों पर शोध करते हैं जिन्हें आप और अधिक जानना चाहते हैं। उपरोक्त उदाहरण शारीरिक पुनरावृत्ति, फिजिकल रेपिटेशन का अधिक है। हालांकि यह प्रभावी है, आपको मानसिक पुनरावृत्ति, मेंटल रेपिटेशन भी करनी चाहिए। एक अच्छा उदाहरण होगा आत्मसंकेत। एमिल कुहुवे एक मनोवैज्ञानिक और फार्मासिस्ट थे जो विचारों की आदतों या आत्मसंकेतों के शक्तिशाली प्रभाव में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनके अनुयायी उनके मंत्र को स्वास्थ्य और सफलता का सूत्र मानते थे। उनका मंत्र था, दिन ब दिन हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। यह वाक्य रोजाना दोहराना थोड़ा बेकार लग सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि मानव विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, वे कभी भी इस मंत्र को कम नहीं आंकेंगे। पेनलोप की कहानी। पेनलोप अंततः अपनी बेकरी खोलने का साहस जुटा पाई। बेकिंग हमेशा से उसकी पसंदीदा चीज रही थी। पेनलोप जानती थी कि व्यवसाय शुरू करना एक लंबा और कठिन यात्रा है। उसे पैसे और अन्य संसाधनों को इकट्ठा करना था। इसलिए पेनलोप ने वह कामों की सूची बनाई जिन्हें उसे पूरा करना था। वह सुनिश्चित करती थी कि हर दिन एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करे। यहां पेनलोप ने उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस दिखाई। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित किया। क्योंकि वह हमेशा अपनी सूची पर काम कर रही थी, उसने शारीरिक पुनरावृत्ति, फिजिकल रेपिटेशन भी दिखाई। इसके अलावा पेनलोप अपने दैनिक आत्म संकेतों का अभ्यास करती रही। वह खुद से कहती कि वह सक्षम है और जल्द ही अपनी बेकरी खोलेगी। वह यह भी याद रखती कि अच्छे कामों में समय लगता है, इसलिए उसे धैर्य रखना चाहिए। पेनलोप के आत्म संकेतों ने उसे यात्रा के दौरान प्रेरित रखा। जब भी वह हतोत्साहित या निराश होती, तो आत्म संकेतों की आदत उसे ऊर्जा देती थी। आकर्षण का नियम को कभी न कम आंकें। जो भी ऊर्जा आप दुनिया को देते हैं, वही ऊर्जा आपको दुनिया से वापस मिलती है। यदि आप आदतन सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। और नकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर भी यही सच होगा। ध्यान और नियंत्रण, कंट्रोल्ड अटेंशन। नियंत्रित ध्यान, कंट्रोल्ड अटेंशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियंत्रित आदतें। नेपोलियन इस बात पर जोर देते हैं कि सफल होने के लिए आवश्यक सिद्धांतों में से एक नियंत्रित ध्यान है। नियंत्रित ध्यान बहुत शक्तिशाली है और नेपोलियन इसे मानसिक विस्फोटक, मेंटल डायनामाइट के रूप में संदर्भित करते हैं। नियंत्रित ध्यान के माध्यम से आप अपने बारे में सभी संदेहों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम नियंत्रित ध्यान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए आपको 5 कारकों की आवश्यकता होती है। 1. उद्देश्य की स्पष्टता। 2. आत्म अनुशासन। 3. नियंत्रित ध्यान। 4. स्वसंकेत। 5. इच्छा शक्ति की शक्ति। यहां एक आदमी का उदाहरण लेते हैं जिसे इन कारकों को परिभाषित करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। हेरल्ड को महीने के अंत में अपना किराया देने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। निश्चित रूप से, जैसे अधिकांश लोग करते हैं, हेरल्ड भी पैसे के बारे में तनाव महसूस कर सकता है बिना कुछ किए।
हालांकि हेरल्ड इन 5 कारकों का उपयोग करके पैसे कमा सकता है। उद्देश्य की स्पष्टता दिखाते हुए हेरल्ड तय करता है कि वह अपना किराया देने के लिए पैसे जुटाएगा। यह इरादा उसे इस बात के लिए सतर्क बनाए रखता है कि उसे अपना समय और ऊर्जा कहां खर्च करनी चाहिए। घंटों तक अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय वह उससे अगला कदम है आत्मानुशासन लाना, जो उसकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। हेरल्ड को यह डर नहीं होता कि वह पैसे जुटाने में विफल हो जाएगा। वह अपने संदेह और निराशा को उस पर हावी नहीं होने देता। जबकि पैसे जल्दी कमाना कठिन है, हेरल्ड जानता है कि अगर वह डर को जीतने देता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसका डर उसे छोड़ने पर मजबूर करेगा। अन्य कारक अगले कारक द्वारा एक साथ लाए जाते हैं, जो है नियंत्रित ध्यान। हेरल्ड अपना अधिकांश समय और ध्यान पैसे कमाने पर खर्च करता है और यही नियंत्रित ध्यान का मतलब है। अगला है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन तब होता है जब हेरल्ड विचार करना शुरू करता है। वह पैसे कमाने के तरीके खोजने लगता है। चूंकि वह चीजें ठीक करने में अच्छा है, हेरल्ड अपने पड़ोस में पूछ सकता है कि क्या किसी को कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, या शायद वह बच्चों को गणित पढ़ा सकता है क्योंकि वह इसमें अच्छा था। ऑटो सजेशन यह एक तरीका है जिससे मन आपको बताता है कि आप किसी स्थिति में 1000 तरीके से दृष्टिकोण कर सकते हैं। अंतिम कारक है इच्छा शक्ति। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, समस्या का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। आपका दृढ़ इरादा और निरंतरता आपकी इच्छा शक्ति द्वारा संचालित होती है। हेरल्ड ने पहले 5 पड़ोसियों से बात की जो उसकी सेवा को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन शायद कोई अन्य पड़ोसी हां कह सकता था। और इसे ध्यान में रखते हुए हेरल्ड ने प्रयास करना बंद नहीं किया। ये 5 सिद्धांत हेरल्ड को पैसे कमाने में मदद करेंगे, और ये वही सिद्धांत हैं जिन्हें इतिहास में सफल लोगों ने अनुसरण किया है। यहां थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। एडिसन अपने उपलब्धियों का श्रेय उन सिद्धांतों को देते हैं जिन्हें उन्होंने नियमित रूप से अनुसरण किया। जब उनसे आविष्कार के क्षेत्र में सबसे आवश्यक चीज के बारे में पूछा गया, तो एडिसन ने एक सूची बनाई। उन्होंने यह बताया कि एक व्यक्ति को क्या प्राप्त करना है, इसका परिभाषा होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को अपने उद्देश्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए। फिर एडिसन ने स्पष्ट रूप से बताया कि नियंत्रित ध्यान और ऑटो सजेशन का क्या मतलब है। एडिसन ने कहा कि एक व्यक्ति को उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। उन्हें अपने काम में इतना डूब जाना चाहिए कि उन्हें असंभव का क्या मतलब होता है इसका भी पता न चले। एक व्यक्ति का नियंत्रित ध्यान होता है क्योंकि वे उस चीज पर केंद्रित रहते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। वे अपना समय और प्रयास अपने काम में पारंगत होने में लगाते हैं और समान विचारधारा वाले लोगों से मदद मांगते हैं। वे अपनी सफलता में मदद न करने वाली चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते, न ही उनकी विफलताएं, बाधाएं या आत्मसंदेह उन्हें रोकते हैं। यही इच्छा शक्ति के सिद्धांत जैसा है। ऑटो सजेशन इस प्रकार भी प्रकट होता है कि यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। एडिसन ने यह भी बताया कि अधिकांश लोगों में एक सामान्य समस्या है। अधिकांश लोग शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप अपने आप पर ऐसे सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं जो आपको प्रयास करने से भी रोक देती हैं। आपने वास्तव में शुरुआत नहीं की थी, लेकिन आपका मानसिक दृष्टिकोण पहले ही आपको असफल कर चुका था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने आधुनिक टेलीफोन का आविष्कार किया, ने भी दृढ़ इरादों और निरंतर प्रयास के महत्व को समझा। अलेक्जेंडर ने पहले प्रयास में टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया। वह गर्व से कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कितनी बार विफलता का सामना किया। क्या इससे वह हतोत्साहित हुए? हाँ। क्या इससे उन्होंने बार बार प्रयास करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रयास करते रहे जब तक कि उन्होंने तार के माध्यम से ध्वनि संप्रेषित करने में सफलता नहीं प्राप्त की। एंड्रयू कार्नेगी का नियंत्रित ध्यान का विश्लेषण। जब नियंत्रित ध्यान की बात आती है तो एंड्रयू कार्नेगी इसकी अत्यधिक सराहना करते थे। कोई भी इसे आसानी से अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकता है और उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। एंड्रयू नियंत्रित ध्यान को एक उद्देश्य के लिए मस्तिष्क की सभी क्षमताओं को एकत्रित करने के रूप में मानते थे। अपनी खुद की स्थिति में जब एंड्रयू को स्टील बनाना और बेचना था, तो उन्होंने अपने मस्तिष्क के हर क्षेत्र का उपयोग किया। एंड्रयू की सफलता का रहस्य था अपने ध्यान को पूरी तरह से स्टील पर केंद्रित करना। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास विशेषज्ञता है तो आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के अपने मौके बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन उद्योगों के बारे में क्या जो विविधता पर निर्भर करते हैं, जैसे खुदरा विपणन, जहां खेल उपकरण और कपड़े विभाग होते हैं? यहां एंड्रयू कहते हैं कि नियंत्रित ध्यान विविधता में भी सफलता प्राप्त कर सकता है।
खुदरा विपणन में भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, उनके कपड़े विभाग में एक प्रबंधक होता है जो यह निर्णय लेने में विशेषज्ञ होता है कि कौन से ब्लाउज और शर्ट बेचे जाने चाहिए। उनके खेल विभाग में भी एक विशेषज्ञ होता है जो यह सलाह देता है कि कौन सा खेल उपकरण और मशीन जल्दी बिकेगी। इस प्रकार नियंत्रित ध्यान विविधता में भी सफल हो सकता है। यहां तक कि कॉर्पोरेट नौकरियों में भी आप नियंत्रित ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, जहां कंपनी के एक विशेष क्षेत्र के लिए विभाग, प्रबंधक और कर्मचारी होते हैं। एक मानव संसाधन प्रबंधक कभी मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारियां नहीं लेता। इसके कर्मचारियों के लिए भी यही कहा जा सकता है। लेखा विभाग के कर्मचारी बिक्री विभाग के कार्य नहीं संभालते। अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड्रयू सलाह देते हैं कि हमें यह सावधानी से तय करना चाहिए कि हमें अपना समय और प्रयास कहां निवेश करना चाहिए। यदि आपको यह विचार है कि आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह भी आपकी मदद करेगा। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए, क्लेयर वर्तमान में एक कॉलेज की छात्रा है। वह अभी यह तय कर रही हैं कि उसे किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। हालांकि वह संचार और कम्युनिकेशन पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वह अपने मेजर से संबंधित किसी करियर को चुनने के लिए तैयार नहीं है। क्लेयर अपनी शिक्षा पूरी कर रही है। उसने कुछ अन्य करियर विकल्पों को भी तलाशा जो वह अपना सकती थी। जब तक उसने अपनी शिक्षा पूरी की, क्लेयर को यह समझ में आ गया था कि वह क्या बनना चाहती है। अंततः उसने तय किया कि यह उसके मेजर से संबंधित नहीं होगा। फिर उसने चिकित्सा मेडिसिन चुनने का निर्णय लिया। क्लेयर ने महसूस किया कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थी। उसे यह पता चला कि वह सबसे अधिक मदद डॉक्टर बनकर कर सकती है। निश्चित रूप से उसकी कॉलेज डिग्री बर्बाद नहीं गई। इसने उसे एक और प्रभावी चिकित्सक बनने में मदद की, क्योंकि वह अपने मरीजों से अधिक स्पष्ट रूप से संवाद कर सकती थी। एंड्रयू नहीं मानते कि विशेषज्ञता की कमी बर्बादी है। इस समय का उपयोग कोमल कौशल, सॉफ्ट स्किल्स में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्रभावी ढंग से संवाद करना, टीम में काम करना और आत्म अनुशासन में सुधार करना। अपनी विशेषज्ञता को बदलना भी गलत नहीं है, अगर आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। हाँ, आपने एक विशिष्ट क्षेत्र में कई साल अच्छे से बिताए और उस पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आपकी पैशन और इच्छाएं बदल सकती हैं। हाँ, किसी नए करियर में शुरुआत करना ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपने अब तक अपना समय बर्बाद किया है, लेकिन समय का सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि अगर आप वह न करें जो आपने हमेशा करना चाहा है। निष्कर्ष: पहले, आपने रचनात्मक दृष्टि, क्रिएटिव विजन के बारे में सीखा। रचनात्मक दृष्टि को अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप अपनी कल्पना का उपयोग किए बिना रचनात्मक दृष्टि नहीं रख सकते। कल्पना दो प्रकार की होती है, संश्लेषणात्मक और रचनात्मक। संश्लेषणात्मक कल्पना पुराने विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर एक नया विचार बनाती है, जबकि रचनात्मक कल्पना तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से एक नया विचार उत्पन्न करता है। आप अपनी कल्पना को उत्तेजित करने के लिए 5 सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। ये हैं: उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मास्टरमाइंड, अतिरिक्त प्रयास, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, लागू विश्वास, अप्लाइड फेथ, और संगठित व्यक्तिगत प्रयास, ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल एंडेवर। दूसरे, आपने संगठित सोच, संगठित विचार को अभ्यास करने के बारे में सीखा। संगठित विचार रायों को नहीं सुनते। यदि एक संगठित मन कोई राय सुनता है तो वह उसे पूरी तरह से विश्लेषण करता है। आप संगठित विचार केवल नियंत्रित आदतों, कंट्रोल्ड हैबिट्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रित आदतों का मतलब है कि आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयास करना। यह शारीरिक और मानसिक पुनरावृत्ति के माध्यम से किया जाता है। तीसरे, आपने नियंत्रित ध्यान, कंट्रोल्ड अटेंशन के बारे में समझा। नियंत्रित ध्यान संगठित विचार के जितना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान को नियंत्रित करने के लिए 5 कारक होते हैं: उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, नियंत्रित ध्यान, स्व प्रेरणा, ऑटो सजेशन, और इच्छा शक्ति, नीति, विल पावर। चौथे, आपने सीखा कि नियंत्रित ध्यान जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, खासकर करियर में। विशेषज्ञता आपकी सफलता के अवसरों को बढ़ा सकती है। यह आपको एक क्षेत्र या उद्योग में अपना पूरा समय, ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने में मदद करता है।
जितना अधिक आप किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के बारे में जानते हैं, उतना अधिक आप सफल होने की संभावना रखते हैं। कोई भी आपको वह प्राप्त करने से रोक नहीं सकता जो आप चाहते हैं। अपने मन में डर और संदेह को नजरअंदाज करें और अपने सपनों को प्राप्त करने की योजना बनाएं। आपकी इस धरती पर वास्तविक अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? एक बार जब आप यह जान जाते हैं, तो आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से इसे प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करें, आप यह निश्चित रूप से कर सकते हैं। और दोस्तों, यही है हमारी यात्रा का अंत, जो हमने अपने मन पर अधिकार कैसे प्राप्त करें, हाउ टू ओन योर ओन माइंड, पुस्तक के माध्यम से की। मुझे उम्मीद है कि आज हम जो सिद्धांतों का अन्वेषण कर रहे थे, वे उतने ही परिवर्तनकारी होंगे जितने कि मुझे लगे। हिल के सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, ये उपकरण हैं जिन्हें यदि ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये हमारे जीवन और हमारे साथ बातचीत करने के तरीके को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं और हमें वास्तविक सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यदि इस सारांश ने आपकी रुचि को उत्तेजित किया, तो मैं आपको पुस्तक की एक प्रति लेने की सिफारिश करता हूं। अंदर बहुत गहराई है जो इन सिद्धांतों को आपकी जिंदगी में परिष्कृत और लागू करने में मदद कर सकती है। अगर आपको आज की सामग्री पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इन शक्तिशाली विचारों से लाभ हो सकता है। आपका समर्थन मुझे दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों के पन्नों में छिपी ज्ञान को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नवीनतम अपलोड्स के बारे में आपको अपडेट मिल सके। यहाँ बुक रिव्यूज एक्सप्लेन पर हमारा मिशन है आपको वह ज्ञान देना जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन लाए। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं कि इस पुस्तक के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपने जो सीखा है उसे आप कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। नीचे टिप्पणी करके हमसे बातचीत जारी रखें। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अपने मन को बदलने की शक्ति ही आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। अगली बार तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने मन पर अधिकार बनाए रखें।